हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सी आकाश बंसल। आप देख रहे हैं वीडियो जहां पे हम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन की। आज हम केस सिनेरियो 9 एंड 10 के बारे में बातें करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो गई होगी। एंड मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग पक्का पक्का क्लियर करोगे। हक से सीए अब की बार आखिरी बार। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 9 एंड केस सिनेरियो नंबर 10। सबसे पहली बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्या बेस्ट लगा आपको, किस तरीके से आपकी हेल्प कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ के। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नीडलेस टू से आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इस YouTube चैनल पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल है, तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए जी, केस सिनेरियो नंबर 9 के ऊपर बातें करते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स सी वेदर वी कैन सॉल्व इट और नॉट। सर कर ही लेंगे, क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गणेश, ए सैलराइड पर्सन, हैज़ 3 हाउसेज। सैलराइड पर्सन है, उनके 3 घर है। 1 इन थाने महाराष्ट्र, 2nd इन जयपुर राजस्थान एंड 3rd इन रतलाम मध्य प्रदेश। डिटेल्स ऑफ द फ्लैट्स आर एज फॉलोज। 3 घर हैं, तीनों की फ्लैट की डिटेल्स दी हुई है। जो थाने का फ्लैट है वो 3 BHK फ्लैट है जो 2001 में परचेज किया था 90 लाख रुपीज़ का। यस, 3 BHK फ्लैट है जो कि 2001 में परचेज किया था। आफ्टरवर्ड्स द इंटीरियर वर्क डन इन 2006 फॉर ₹15 lakh एंड मिस्टर गणेश टुक अ लोन ऑफ 65 lakh फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट इन 2001 एंड सेटल द फुल लोन इन 2021। ठीक है, ओके परफेक्ट है। चलिए जी आगे चलते हैं। जयपुर हाउस जो कि परचेज किया था 2019 में 62 लाख का, इंटीरियर वर्क 2020 में करवाया 10 लाख रुपए का। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ दिस हाउस वॉज 15 लाख रुपीज इन जून 2019। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही पेड 12,500,000 रुपीज एंड 43,500 रुपीज टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 में इसने 12,500,000 रुपये तो प्रिंसिपल पे किया है, 43,500 इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है बच्चा। रतलाम का जो घर है वो 2021 में परचेज किया है 70 लाख रुपीज़ का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख रुपीज़ थी। फॉर अक्वायरिंग दिस हाउस ही टुक अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीज़ फ्रॉम कैनरा बैंक। लोन वॉज सेंक्शनड ऑन 1/8/2021। he pays EMI of rupees 38,100 पर मंथ। ठीक है, एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 उसने जो प्रिंसिपल पे किया है वो 60,900 रुपये है और जो इंटरेस्ट पे किया है वो 3,96,300 रुपये है। चलिए जी सर, इसके बाद में आपको तीनों घर की म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। जो जयपुर का घर है वो दिसंबर 25 तक का ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा ही सोल्ड द जयपुर हाउस ऑन 1 जनवरी 2025 फॉर ₹90 लाख एंड इन्वेस्टेड ₹15 लाख इन RECL बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 10 अगस्त 2025। 10 अगस्त को, यानी कि 6 महीने के बाद में। ओ 6 महीने का टाइम मिलता है बेटा, इसने 6 महीने के बाद में इन्वेस्ट किया है, इसका 54 EC तो नहीं मिलेगा। मिस्टर गणेश इज वर्किंग इन विंडोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड थाने फ्लैट। थाने फ्लैट में वो खुद रहता है। सो द थाने फ्लैट ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है बच्चा। एंड अर्नड अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 22,50,350 फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। इसने सैलरी अर्न की है यार, सैलरी अर्न की है तो ये इनकम अंडर हेड सैलरी है या इसमें से अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा? चलो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है आगे चलें। ही हैज़ नो अदर इनकम। ठीक है, ही हैज़ गिवन रतलाम वाला फ्लैट ऑन रेंट फॉर 24-25 एंड प्रताप टू मिस्टर प्रताप ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 8,500। ही हैज़ गिवन जयपुर हाउस ऑन रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून टू मिस मधुरा माहुता ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 7,100 रुपये एंड वेकेंट फॉर द रिमेनिंग जुलाई टू दिसंबर। ठीक है। मिस्टर गणेशा वॉन्ट्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि ऑल टैक्स रिजीम लेना चाहते हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखे हैं और आपको आंसर बताने हैं।
ये काफ़ी बड़ी केस स्टडी है, ये आप बच्चों को समझ आ गया होगा कि दिस इज़ नॉट ए स्मॉल केस स्टडी, दिस इज़ अ लार्ज केस स्टडी। और इसको याद रखना अपने आप में बहुत ही ट्रिकी काम है, इसको याद रखना बहुत ट्रिकी काम है। तो आप बच्चे क्या करोगे, इस केस स्टडी को जब रीड करोगे तो ये फील करना कि ये मेरा ही घर है, ये मेरी ही बिल्डिंग है, ये थाने, जयपुर, रतलाम ये मेरे ही घर हैं। सर थाने का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जयपुर का घर 3 महीने के लिए लेट आउट है, बाकी वेकेंट है, रतलाम का घर फुल्ली लेट आउट है, ठीक है। जयपुर का घर बेच दिया है, बेचने के बाद में इन्वेस्ट भी किया है, वो खुद सैलरी भी कमाता है, 22,50,350 रुपये की सैलरी है, उसकी कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। आपको रेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू फॉर ईच हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। एनएवी पूछी है, एनएवी का मतलब जीएवी माइनस एमटी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं। थाने का क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसका तो आंसर 0 ही होगा, इसका आंसर 0 होगा क्योंकि थाने का घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जयपुर का घर लेट आउट है तो 9 महीने के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, क्योंकि जयपुर वाला घर जनवरी महीने में बिक गया है तो ये जो भी कैलकुलेशन होंगी ये 9 महीने की होगी, ये जो भी कैलकुलेशन होगी ये 9 महीने की होगी, 12 महीने की नहीं होगी फॉर जयपुर वाला हाउस, ठीक है। चलो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लोअर, तो 7,000 आ गया। तो 7,000 इंटू 9, ठीक है। लेकिन इसका रेंट क्या था जयपुर वाले घर का, 7,100 रुपये। तो सर ये हो गया मेरा 7,100 रुपये। तो 7,100 रुपये, ये तो देखो ईआर तो आ गया मेरा 63,000 और एक्चुअल रेंट मेरा आ गया 7,100 इंटू 3, 21,300। अगर वैकेंसी नहीं होती तो रेंट कितना होता, तो अगर वैकेंसी नहीं होती तो 7,100 इंटू 9 तो रेंट होता 63,900। तो ये 63,900 ज़्यादा है, इसका मतलब हम ईमानदार हैं, और अगर हम ईमानदार हैं तो हमारा जो एक्चुअल रेंट है वही क्या बन जाता है बेटा, जीएवी बन जाता है। जो एक्चुअल रेंट है वही क्या बन जाएगा, जीएवी। और एक्चुअल रेंट जीएवी बन गया यानी कि 21,300, जो एक्चुअल रेंट है वही मेरा जीएवी बन गया, तो उस जीएवी में से माइनस होगा एमटी। तो 21,300 माइनस 8,090, तो ये आ गया बेटा 13,210 रुपये। रतलाम का घर फुल्ली लेट आउट है, तो सर यहाँ पे सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट विच एवर इज़ हाई है कंपेयर्ड विद दिस विच एवर इज़ लोअर, तो ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट 7,300, और ये जो रेंट है वो है 8,500। तो 8,500 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आएगा 8,500 इंटू 12 करेंगे क्योंकि ये बिका नहीं है पूरे मंथ, वो था माइनस, यानी 1,02,000 में से माइनस करेंगे 6,909, तो ये आंसर आ गया बेटा। चलो देखते हैं मैच कर रहा है क्या। ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, करेक्ट है। चलो पहला तो मैच कर गया, अब चलते हैं दूसरे में। What would be the income or loss under head house property in the hands of गणेशा। गणेशा के हाथ में टोटल इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में लॉस या गेन कितना आ रहा है। चलो ये तो मेरी आ गई बेटा एनएवी, एनएवी में से माइनस करते हैं 30%, एनएवी में से माइनस करते हैं 30%, तो ये तो 0 हो गया। इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थाने वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है और थाने वाले घर का लोन सेटल हो गया है तो कोई मतलब ही नहीं है सर, इंटरेस्ट 0 ही है। जब सब कुछ सेटल हो ही गया है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट 0 है। अब करंट ईयर का इंटरेस्ट क्योंकि 0 है तो इसका आंसर तो 0 ही आ गया। चलो अब चलते हैं जयपुर वाला घर। जयपुर वाले घर की ये कह रहे हैं, जयपुर वाला घर का है 43,500 रुपये। 43,500 रुपये क्या है बेटा, इंटरेस्ट है। 43,500 रुपये इंटरेस्ट है, तो 13,210 माइनस 30% माइनस 43,500, तो ये आ गया बेटा माइनस का जो इसका इनकम आया है, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो आया है माइनस का 34,253। ठीक है बच्चा। अब रतलाम वाला घर का एनएवी तो ये आ गया, इसका इंटरेस्ट तो देख लेते हैं। इसका इंटरेस्ट है बेटा, ये लेट आउट है तो पूरा इंटरेस्ट अलाउड है। इसका इंटरेस्ट है 3,96,300,
तो 95,091 माइनस 30% माइनस 3,96,300, तो इसका आंसर आ रहा है माइनस का 329,736। ठीक है बच्चा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 329,736 प्लस 34,253, तो मेरा आंसर आ रहा है 363,989, 363,989 डी आंसर आ रहा है। डी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, जो भी मेरे साथ कर रहा है बिल्कुल सही है बच्चा। चलो 2 क्वेश्चन हम जीत चुके हैं, अगला करते हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी कैरीड फॉरवर्ड एज लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन द सब्सिक्वेंट ईयर, कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बच्चा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम आप ऑप्ट कर रहे हो तो 2 लाख रुपए तक का लॉस आपको किसी भी हेड से अलाउड है, यानी सैलरी हेड से अलाउड है, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। तो सर इसमें से 2 लाख रुपए माइनस कर दो तो 163,989 बी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर न्यू टैक्स रिजीम होती तो अलाउड ही नहीं था। ठीक है, बी विल बी द आंसर, 163,989 विल बी कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ गणेशा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 में कितना कैपिटल गेन टैक्स होगा। चलो कैपिटल गेन जयपुर वाले घर का है, जयपुर वाला घर 90 लाख रुपए में बिका है जनवरी महीने में। अगर बेटा जनवरी महीने में बिका है तो आप लोगों को पता होगा कि आफ्टर 23 जुलाई 2024 इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया। हाँ, अगर आप रेजिडेंट हो, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के टाइम पे जब आप टैक्स निकालेंगे तब आप इंडेक्सेशन इंटू 20% कर सकते हैं, बट वाइल कैलकुलेटिंग इनकम इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज़ बीन रिमूव्ड, इनकम टैक्स बेनिफिट हैज़ बीन, इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज़ बीन रिमूव्ड। तो सर ये सेल वैल्यू हो गई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हो गया 90 लाख। ठीक है बच्चा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया 90 लाख। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। 2019 में परचेज किया था, तो सबसे पहले तो 90 लाख लिखो कैलकुलेटर पे, इंडेक्सेशन लगेगा नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। माइनस 62 लाख करो, 62 लाख में ख़रीदा था, कर लिया। 10 लाख रुपए का इंटीरियर भी करवाया, वो भी इसी का पार्ट है, माइनस कर लिया। ठीक है, ठीक है, बस यही होगा। लोन लिया था 15 लाख रुपए का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लोन से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लोन का कोई मतलब नहीं है। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर दिया। 18 लाख रुपीज़ इज़ दी आंसर, 18 लाख रुपीज़ इज़ दी आंसर। सर ये 15 लाख रुपए का क्या डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि 6 महीने में इन्वेस्ट करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। चलो तो मेरे अकॉर्डिंग 18 लाख आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है क्या बच्चा। लॉन्ग टर्म होगा फॉर श्योर, बी आंसर होगा। फोर्थ का आंसर बी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चा, चलिए जी अब चलते हैं फिफ्थ के आंसर में। व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम, अरे वाह सब कुछ ही पूछ लिया। तो चलो सबसे पहले हमने देखा सैलरी, एक बार मैं सैलरी हेड को कैलकुलेटेड मानता हूँ, सैलरी हेड को मैं कैलकुलेटेड मान रहा हूँ, मैं एक बार के लिए कैलकुलेटेड मान रहा हूँ, फिर आंसर चेक भी करेंगे। तो सैलरी हेड को अगर मैं कैलकुलेटेड मानूँ तो 22,50,350 तो हो गया सैलरी, इसमें से 2 लाख रुपए माइनस हो गया हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से प्लस हो गया 18 लाख कैपिटल गेन। ठीक है बच्चा, और कुछ है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, अदर सोर्स में कोई इनकम है नहीं, और कैपिटल गेन हो गया है। डिडक्शन कुछ मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगी, कैपिटल गेन से भी कुछ नहीं मिलेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर है 22,50,350, 22,50,350 माइनस 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, प्लस 18 लाख रुपए का कैपिटल गेन, 3850। तो 3850 नहीं है, इसका मतलब यही है, मतलब वो कैलकुलेटेड नहीं था, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना था। तो सर 3850 350 में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड वाला, तो आंसर आएगा 38,00350। तो सर डी आंसर होगा फिफ्थ में, देख लेते हैं, डी आंसर हो गया,
क्योंकि इन्होंने ये माना है कि जो सैलरी हेड है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक नहीं दिया। वैसे ये ठीक भी है कि अगर सैलरी अर्नड वर्ड यूज़ किया हो तो हम यही मानते हैं कि डिडक्शन नहीं दिया है, अगर सैलरी कंप्यूटेड वर्ड दिया हो तो हम ये मानते हैं कि डिडक्शन माइनस हो चुका है। इसको करने में हमें 15 मिनट लग गए, वर्थ इट भी थे बेटा, काफ़ी बड़ी केस स्टडी थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। अगर ये केस स्टडीज़ आपको समझ आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा बच्चा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। लक्स एंटरप्राइज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसिर मॉर्निंग स्टार, ओके, वापिस से, लक्स एंटरप्राइजेज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार, a resident individual in Maharashtra engaged in business of printing and publishing. The following details pertains to the asset of the business. ठीक है बच्चा। ऑफिस बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज लैंड, लीज लैंड के ऊपर उन्होंने एक ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। परचेज किया था 30 सितंबर 2024 को, पुट टू यूज़ किया है 30 दिसंबर 2024 को, और अमाउंट है 1,85 लाख। BMW M4 कन्वर्टेबल कार 23 अगस्त 2019 में परचेज़ किया था, पुट टू यूज़ भी 2 दिन बाद ही कर दिया था, और उसका अमाउंट है 94,80,000। मशीनरीज यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोसेस 25 सितंबर 2024 को परचेज़ किया था, 15 अक्टूबर 2024 को यानी कि कुछ दिन बाद में उसको पुट टू यूज़ किया है, एंड अमाउंट है 9,12,500। WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएबल एट द रेट ऑफ 15%, ओपनिंग WDV दे रखी है 1,45,00,000। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं, ऑल्दो मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी नहीं है अभी तक, ऑल्दो आपको रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी चाहिए, बट मैं क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डेप्रिसिएशन निकाल ही देता हूँ। देखते हैं आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या पूछा होगा। मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ जस्ट इसलिए कि देखते हैं कि क्वेश्चन भी वही है क्या जो मैंने निकाले। एग्जाम में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर आंसर करना है। चलिए जी सर, ब्लॉक बनाते हैं। 15% वाला एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये कार वाला एक अलग ब्लॉक हो गया जो कि 15% ही है, ठीक है सर। एक तो 15% ब्लॉक हो गया आपका मशीनरी का, एक 15% ब्लॉक हो गया आपका कार का, और एक आपका हो गया 10% ब्लॉक बिल्डिंग का। ये 3 ब्लॉक हो गए बेटा। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक दे रखा है 1,45,00,000, ये तो हो गई बेटा ओपनिंग। 1,45,00,000 तो हो गई ओपनिंग, ठीक है बच्चा। बाकी दोनों में ओपनिंग है, बाकी बिल्डिंग में ओपनिंग 0 है, बिल्डिंग में ओपनिंग 0 है, लेकिन BMW में ओपनिंग आएगी। क्यों आएगी बेटा? क्योंकि ये परचेज़ किया था 2019 में और पुट टू यूज़ भी 2019 में किया था, तो ये ओपनिंग का पार्ट बनेगा। तो ओपनिंग का पार्ट बनेगा तो कैसे निकालें सर? इसका निकालने के लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा सर। 94,80,000 का परचेज़ किया था अगस्त 2019 में, यानी पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज़। तो सबसे पहले लगेगा बेटा 19-20 का 15%, 9480 इंटू 15, या मैं तो डायरेक्ट ही माइनस कर रहा हूँ, 9480 माइनस 15%, तो ये आंसर आ गया बेटा 8058। ये आ गया बेटा आपका 1 अप्रैल 2021। इसके बाद में लगेगा 1 अप्रैल 2020, फिर लगेगा बेटा 20-21 का माइनस 15%, तो ये आ गया बेटा 68,49,300। फिर लगेगा बेटा ये आ गया आपका 1 अप्रैल 21, फिर लगेगा 21-22 का माइनस 15%, तो ये आपका आ गया 58,21,901। ये आपका आ गया 1 अप्रैल 22 का, फिर आपका लगेगा 22-23 माइनस 15%, ये आपका आंसर आ गया 49,48,619। यह आपका आंसर आ गया सर 1 अप्रैल 23 का, फिर आपका लगेगा 23-24 माइनस 15%, तो ये आंसर आ गया बेटा 4206। ये आपका आंसर आ गया ओपनिंग वैल्यू, ये आपका ओपनिंग वैल्यू आ गया 46,06,326। ये आपका ओपनिंग वैल्यू आ गया बेटा 42,06,326, ठीक है। चलो जी
अब है बेटा परचेज एंड पुट टू यूज़ फॉर अक्टूबर 15 लेस देन 180 डेज। तो लेस देन 180 डेज में आपका 9,12,500 का तो ये आ गया, एंड 1,85,00,000 का ये आ गया। ठीक है, इसमें जीरो है। ठीक है, ये भी लेस देन 180 डेज है क्योंकि दिसंबर में पुट टू यूज़ किया है। फिर है मोर देन और इक्वल टू 180 डेज में, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब इस क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीसिएशन निकालना है। तो देखो 9,12,500 पे तो लगेगा 7.5%, तो इस पे तो लगेगा 7.5%, तो ये आ गया, ये डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूँ मैं, तो डेप्रीसिएशन आ गया 68,438, एंड 1,45,00,000 पे लगेगा बेटा पूरा 15%, तो ये आ गया 21,75,000, 21,75,000 रुपये आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा लगेगा 15%, 42,06,326 इंटू 15%, तो ये आंसर आ गया बेटा 6,30,949 रुपीज़। और यहाँ पे लगेगा बेटा हाफ रेट यानी 5%, 185, 1,85,00,000 इंटू 5%, तो ये लगेगा, ये 3 डेप्रीसिएशन मेरे आ गए हैं। देखते हैं पूछा गया है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अलाउेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द प्रीवियस ईयर। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन कितना हो गया सर, तो प्लस करेंगे दोनों को, 21,75,000 प्लस 68,438, तो मेरा आंसर आ रहा है बेटा 22,43। अरे एक सेकेंड, कोई गलती कर रहे हैं क्या अपन, या उसमें ये भी प्लस कर दिया उसने, नहीं ये तो प्लस नहीं किया है सर। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो पुट टू यूज़ की है अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर को की है, तो लेस देन 180 है, लेस देन 180 है, तो इस पे तो लगेगा 7.5%, और ओपनिंग WDV जो दे रखी है वो दे रखी है अपने को 1,45, तो 1,45 पे लगेगा पूरा 15%। सही तो है, सही तो है सर, 1,45 पे तो लगेगा पूरा 15%, 1,45 इंटू 15% एम प्लस, और ये जो 9,12,500 है जो कि यूज्ड इन प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो सर 9,12,500 पे लगेगा 7.5% एम प्लस MRC, तो मेरा आ रहा है 2243 आ रहा है मेरा, 2243, 437। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर 24-25। सर यहाँ पे परचेज तो कर लिया था सितंबर में यानी कि फुल डेप्रीसिएशन, लेकिन पुट टू यूज़ हुआ है अक्टूबर 15, अक्टूबर 15 में पुट टू यूज़ हुआ है, तो हाफ रेट पर डेप्रीसिएशन लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है 1,45, ठीक है, सही तो है, एक बार देखते हैं आंसर। फर्स्ट में आंसर बी दिया है, रिटर्न डाउन वैल्यू पूरी ली है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, 15% भी सही है, ये भी सही है, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी दिया है। मैं यही सोच रहा था कि एडिशनल डेप्रीसिएशन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, इसका तो कोई जिक्र है ही नहीं, और यहाँ पे ये भी नहीं बोला कि भैया सारी आपको एडिशनल भी देना है। चलो ठीक है, एडिशनल डेप्रीसिएशन दिया है बेटा एट द रेट ऑफ 10%, एडिशनल डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% दिया है, जिसकी वजह से आंसर आया है 2334। अब मैं इस पे लड़ तो नहीं सकता हूँ ICI के साथ में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोलना चाहिए था, यहाँ पे एक वर्ड होना चाहिए था न्यू, अगर यहाँ पे एक वर्ड न्यू होता तो मैं एडिशनल डेप्रीसिएशन ज़रूर देता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। व्हाट वुड बी द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। WDV पूछ रहा है बेटा, WDV निकाल दो अब। सर इसमें से एक और डेप्रीसिएशन माइनस करना है, वो है 91,250। ये 3 डेप्रीसिएशन हो गए बेटा, 3 डेप्रीसिएशन हो गए,
तो सर 145 1,45,00,000 प्लस 9,12,500 माइनस 68,438 माइनस 21,750 माइनस 9,12,500, तो ये आंसर आ गया 1,22,56,000। क्लोजिंग WDV पूछ रहा है ना, एक सेकेंड, 1,45,00,000 तो आ गया ओपनिंग, प्लस हो गया 9,12,500, ठीक है, माइनस होगा बेटा, माइनस होगा ये वाला, माइनस होगा 23,34,688, तो आंसर आएगा 130, अच्छा हाँ सॉरी 130,77, ये वाला सी आंसर होगा, ठीक है, सेकंड का सी आंसर होगा, परफेक्ट है। अब चलते हैं थर्ड में। सर थर्ड का क्या है क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा बच्चा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, हाँ चलिए जी। थर्ड का क्या क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द WDV ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग की WDV क्या होगी, ये तो बहुत आसान है। ऑफिस बिल्डिंग की WDV कब की पूछी है बेटा, अगले साल की। तो ऑफिस बिल्डिंग की WDV होगी बेटा 1,85 माइनस 9,25,000, तो आंसर होगा 175,75, 175,75, सी आंसर होगा 175,75, 175,75, सी वुड बी दी आंसर। चलिए जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे केवल एक इस क्वेश्चन में जो मुझे लगा वो ये है कि आपका जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो भी अलाउ किया है, इनको न्यू प्लांट एंड मशीनरी मेंशन करना चाहिए था, बाकी सब कुछ ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक डाउट बच्चे का और रह सकता है यहाँ पे कि सर ये जो कन्वर्टेबल कार है ये भी तो प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, तो मैं तो एग्जाम में इन दोनों को एक साथ करके आता, तो क्या एक साथ कर सकते हैं, आंसर इज नो। मैंने आपको ये क्लास में भी बताया है कि ब्लॉक का मतलब रेट नहीं होती, रेट सेम है तो मतलब ब्लॉक सेम होगा जरूरी नहीं है। जब मैंने आपको क्लास में ICI का टेबल पढ़ाया था तो वहाँ पे नोटिस करना कि प्लांट एंड मशीनरी का रेट अलग था, मतलब अलग ब्लॉक में था, और कार का रेट अलग ब्लॉक में था। माना दोनों पे 15% ही लगता है, बट डज नॉट मीन कि दोनों सेम ब्लॉक हैं। तो प्लीज़ बच्चा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, ये कार का ब्लॉक अलग होगा, माना ये हेडिंग प्लांट एंड मशीनरी है बट ब्लॉक अलग है, और इसका हेडिंग प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक अलग होगा। इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं था। आई होप आपको ये दोनों केस स्टडीज समझ आई होंगी। वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि सर ये सारी केस स्टडीज़ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपने नया सीखा, ये ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, बाकी बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब की बार आखिरी बार हक से सीए, मिलते हैं अनदर वीडियो में। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।